नमस्कार, जय श्री राम। आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। 500 साल से जिस भव्य राम मंदिर की कामना की जा रही थी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रकार मंदिर का भूमि पूजन किया कि सदियों से जो लंबा इंतजार था उसे खत्म कर दिया। शिलाओं के साथ पीएम मोदी इस भव्य राम मंदिर की नींव रखी। भूमि पूजन के बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश आज स्वर्णिम इतिहास रच रहा है। आज पूरा भारत राममय है, पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार समाप्त हो गया। पीएम मोदी ने सबसे पहले अपने भाषण में जय श्री राम के नारे लगाए। मोदी ने कहा, श्री राम का मंदिर हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा, हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक बनेगा, राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बनेगा। ये मंदिर करोड़ों करोड़ों वर्षों तक याद रखा जाएगा, करोड़ों करोड़ों लोगों की सामूहिक शक्ति का भी प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा, राम मंदिर के निर्माण की ये प्रक्रिया राष्ट्र को जोड़ने का उपक्रम है। ये विश्वास को विद्यमान से जोड़ने का, नर को नारायण से जोड़ने का, लोक को आस्था से जोड़ने का और वर्तमान को अतीत से जोड़ने का और स्वयं को संस्कार से जोड़ने का महोत्सव है। और आज हर एक तस्वीर भव्य है। जो तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं, हर एक तस्वीर अपने आप में एक संदेश लेकर के आई है। सबसे पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं और भूमि पूजन कर रहे हैं और इसी के साथ योगी के साथ उन्होंने आरती भी उतारी। आज हमने उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई और एक अलग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूप भी देखने को मिला, क्योंकि जिस तरह से शाश्वत और दंडवत प्रणाम उन्होंने किया, वो रूप बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिल्कुल अलग था। उसके बाद रामलला की आरती जो अपने आप में भव्य है और दिव्य है और सभी को आकर्षित करती है, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, साष्टांग प्रणाम की वो तस्वीर, इस तस्वीर ने सबका मन खींच लिया, सबके मन को मोह लिया जब साष्टांग प्रणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हनुमानगढ़ी की आरती इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि कहते हैं कि अगर भगवान श्री राम को बुलाना है तो उनके परम भक्त हनुमान को सबसे पहले याद करना ही सर्वस्व है। और इसलिए हनुमानगढ़ी में ये आरती बहुत ही ज्यादा भव्य, कम लोगों के होते हुए भी इतनी ज्यादा भव्य और दिव्य आज हनुमानगढ़ी की आरती रही। हनुमान जी के दर्शन प्रमुख रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आराध्य है श्री राम और हनुमान जी के भी आराध्य है श्री राम। और इसलिए एक आराध्य दूसरे आराध्य का दर्शन करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए, वो तस्वीरें भी अपने आप में काफी ज्यादा मनोरम। और उसके बाद जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मंदिर में परिक्रमा का सनातन धर्म में एक अपना ही अलग महत्व है। कहते हैं जितनी भी मनोकामनाएं होती हैं वो परिक्रमा करने से संपूर्ण होती हैं। और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश हित में आज जरूर प्रार्थना की होगी। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पीएम को चांदी का मुकुट पहनाया गया। देखिए, अगर भारतीय संस्कृति की हम बात करें तो पगड़ी पहनाया जाता है, साफा पहनाया जाता है और उसी से स्वागत किया जाता है। और उस स्वागत की वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट स्वरूप दी गई पुजारी की ओर से। और वो चांदी का मुकुट उनके सिर पर सजाया गया क्योंकि आज मुख्य आकर्षण रामलला है और रामलला आज ताज से ठाठ में विराजेंगे और उसके बाद मुख्य आकर्षण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संतों का जमावड़ा। देखिए, अगर राम मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो संतों का योगदान जितना है उसका यहाँ पर महिमा मंडन अगर हम करेंगे तो शायद वो भी कम पड़ जाएगा, शब्द भी कम पड़ जाएंगे। इतना ज्यादा संघर्ष सभी संतों ने मिलकर के किया है और इसलिए अपने आप में ये तस्वीर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण।
भक्तों में जश्न का माहौल। ये जश्न का माहौल हम आज आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जब 5 अगस्त से पहले पूरी अयोध्या राममय हो गई थी। पूरी अयोध्या में राम के नाम के भजन गाए जा रहे थे, सुंदरकांड का पाठ रखा गया था और रामलला के गाने गाए जा रहे थे। और आज वही तस्वीर और ज्यादा उभर के सामने आई, भक्त खुशी से नाचते हुए, क्योंकि एक लंबा इंतजार सभी ने किया है। एक एक व्यक्ति ने इस क्षण का और इस पूरे क्षण का इंतजार किया है। और ये जो तस्वीर हम सबसे आखिरी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पीएम का भव्य स्वागत भी किया गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। देखिए, जब भूमि पूजन की तारीख सामने आई 5 अगस्त, तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें सम्मिलित होंगे या फिर नहीं। कोई भी आखिरी पलों तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे या फिर नहीं। लेकिन जैसे ही ये पीएमओ की ओर से कंफर्म होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, उसके बाद की तस्वीरें हमने आपको हर रोज दिखाई कि किस तरह से रंग रोगन करवाया गया, सड़कों को ठीक करवाया गया और आसपास हरे भरे पौधे भी लगाए गए। आज अयोध्या से एक और तस्वीर सामने निकल कर के आई, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने लायक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति उनके भाषण को सुनना चाहता है, उनके शब्दों को सुनना चाहता है। सर, शब्द उन्होंने क्या कहा है, ये हम आपको सुनवाते हैं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम, जय सिया राम। आज ये जयघोष सिर्फ सियाराम की नगरी में ही नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इसकी गूंज पूरे विश्व भर में है। सभी देशवासियों को और विश्व भर में फैले करोड़ों करोड़ों भारत भक्तों को, राम भक्तों को आज के इस पवित्र अवसर पर कोटि कोटि बधाई। राम काज किनु बिनु मोहि कहां बिसरा। भारत आज भगवान भास्कर के सानिध्य में सरयू के किनारे एक स्वर्णिम अध्याय रच रहा है। कन्याकुमारी से क्षीर भवानी तक, कोटेश्वर से कामाख्या तक, जगन्नाथ से केदारनाथ तक, सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक, समेत शिखर से श्रवण बेलगोला तक, बोध गया से सारनाथ तक, अमृतसर साहब से पटना साहिब तक, अंडमान से अजमेर तक, लक्षद्वीप से लेह तक, आज पूरा भारत राममय है। पूरा देश रोमांचित, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। करोड़ों लोगों को आज ये विश्वास ही नहीं हो रहा होगा कि वो अपने जीते जी इस पावन दिन को देख पा रहे हैं। महानुभावों, बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा।
टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। साथियों, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। गुलामी के कालखंड में कोई ऐसा समय नहीं था जब आजादी के लिए आंदोलन न चला हो। देश का कोई भूभाग ऐसा नहीं था जहां आजादी के लिए बलिदान न दिया गया। 15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई सदियों तक कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राम मंदिर के लिए चले आंदोलन में अर्पण भी था, तर्पण भी था, संघर्ष भी था, संकल्प भी था। जिनके त्याग, बलिदान और संघर्ष से आज ये स्वप्न साकार हो रहा है, जिनकी तपस्या राम मंदिर में नींव की तरह जुड़ी हुई है, मैं उन सब लोगों को 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से सर झुका करके नमन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। संपूर्ण सृष्टि की शक्तियां राम जन्मभूमि के पवित्र आंदोलन से जुड़ा हर व्यक्तित्व जो जहां है इस आयोजन को देख रहा है, वो भाव विभोर है, सभी को आशीर्वाद दे रहा है। साथियों, राम हमारे मन में गढ़े हुए हैं, हमारे भीतर घुल मिल गए हैं। कोई काम करना हो तो प्रेरणा के लिए हम भगवान राम की ओर ही देखते हैं। आप भगवान राम की अद्भुत शक्ति देखिए। इमारतें नष्ट हो गई, क्या कुछ नहीं हुआ? अस्तित्व मिटाने का हर कोई प्रयास हुआ, बहुत हुआ, लेकिन राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसी आलोक में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर श्री राम के इस भव्य दिव्य मंदिर के लिए
आज भूमि पूजन हुआ है। और भव्य दिव्य मंदिर के लिए आज भूमि पूजन हो गया है, जिसका बरसों से सभी को इंतजार था। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन पहले रुक करेंगे सुर्खियों की ओर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। करोड़ों राम भक्तों का सपना हुआ साकार। करीब 500 साल बाद रखी गई राम मंदिर की आधारशिला। 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में पीएम ने किया भूमि पूजन, नींव में रखी 9 शिलाएं। राम मंदिर परिसर में जयमान के रूप में बैठे पीएम मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ समेत सिर्फ 5 वीआईपी हुए शामिल। राम भक्ति में लीन दिखे प्रधानमंत्री। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद बोले पीएम मोदी, बरसों तक टाट में रहने वाले प्रभु राम अब ठाट से रहेंगे। आज का दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण, हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रमाण है रामलला। राम जन्मभूमि पहुंचते ही रामलला के सामने दंडवत हुए प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी के भी किए दर्शन। कहा भगवान हनुमान के आशीर्वाद से शुरू हुआ मंदिर निर्माण। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए PolicyBazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं। कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पता का चाय, गजब का स्वाद। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट। तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो टाइट। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में इस पल को ऐतिहासिक बताया है, सुनिए। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोओ, यह प्रसंग जाने को। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजो पावनी। जिस अवधपुरी का एहसास कराने के लिए 5 शताब्दियों की इस बहुप्रतीक्षित तिथि को हम सबको
135 करोड़ भारतवासियों को और पूरी दुनिया के अंदर भारत के प्रति, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के प्रति शुभेच्छा का भाव रखने वाले उन सभी नागरिकों और महानुभावों की इन भावनाओं को मूर्त रूप देने का श्रेय और यह अवसर जिस महापुरुष के कारण आज हम सबको प्राप्त हुआ है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन धरा पर 5 शताब्दी की इस बहुप्रतीक्षित लंबे संघर्ष और साधना की सिद्धि की स्मृति के अवसर पर भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस धराधाम पर 7 पवित्र पुरियों में से एक अवधपुरी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। लेकिन संघर्ष चलता रहा, साधना चलती रही, अनवरत ये कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करते हुए संविधान सम्मत तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान का मार्ग निकल सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण आज पूरे भारतवासियों को यह गौरव की क्षण का अवकाश होने का अवसर प्राप्त हुआ है। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया है, वहीं हरियाणा में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। हरियाणा की अब 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर रेवाड़ी की है, जबकि दूसरी तस्वीर गुरुग्राम की है। तीसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो रोहतक की है। हर जगह दीपावली जैसा नजारा देखने को मिला। आप ये 3 तस्वीरें देखकर के अंदाजा लगाइए कि हरियाणा में भी किस कदर जो माहौल है वो राममय हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, रोहतक में तो बाकायदा दीपावली की तरह पूरा ये जश्न मनाया गया है, दिए लगा करके खुशी जाहिर की गई है। चलिए अब सीधा नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और दर्द की क्या औकात जब लेब्डिक रिलीफ एलआर हुसा, द क्वालिटी प्रोडक्ट बाय लेबोरेट। करोड़ों राम भक्तों का सपना हुआ साकार। करीब 500 साल बाद रखी गई राम मंदिर की आधारशिला। 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में पीएम ने किया भूमि पूजन। नींव में रखी 9 शिलाएं। राम मंदिर परिसर में जयमान के रूप में बैठे पीएम मोदी, मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ समेत सिर्फ 5 वीआईपी हुए शामिल। राम भक्ति में लीन दिखे प्रधानमंत्री। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद बोले पीएम मोदी, वर्षों तक टाट में रहने वाले प्रभु अब राम ठाट से रहेंगे। आज का दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प की सत्यता का प्रमाण, हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक बनेगा राम मंदिर। राम जन्मभूमि पहुंचते ही रामलला के सामने दंडवत हुए प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी के भी किए दर्शन। कहा भगवान हनुमान के आशीर्वाद से शुरू हुआ मंदिर निर्माण। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद राहुल गांधी ने किया ट्वीट। कहा सर्वोत्तम मानवीय गुणों का स्वरूप है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। घृणा, क्रूरता और अन्याय में कभी नहीं हो सकते प्रकट।
राम मंदिर के 1989 वाले प्रस्तावित मॉडल में किया गया है बदलाव। 161 फीट होगी मुख्य शिखर की ऊंचाई, 3 की जगह 5 गुंबद होंगे। 2 एकड़ में होगा मंदिर, 65 एकड़ में बनाया जाएगा भव्य परिसर। आज ही के दिन 1 साल पहले मोदी सरकार ने बनाया था कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का कानून। आरएसएस ने कहा मोदी, आडवाणी और अटल ने आगे बढ़कर किया काम, उन्हीं के संघर्ष का है नतीजा। आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में जाना माना नाम है नाड़ी वैद्य कायाकल्प के प्रमुख वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का, जो मरीज की खाली पेट नाड़ी देखकर रोगों का मूल कारण बताते हैं और जड़ से खत्म करते हैं पुराने से पुराना नजला, मधुमेह, सर्वाइकल, बीपी, गठिया, माइग्रेन, कब्ज, बवासीर, एसिडिटी, कैंसर, एड्स, अनफर्टिलिटी एवं गुप्त रोग सहित सभी बीमारियों को। यदि आप भी वैद्य राज सत्यप्रकाश आर्य को अपनी नाड़ी दिखाना चाहते हैं तो आज ही संपर्क करें। वैद्य सत्यप्रकाश आर्य विश्व विख्यात आयुर्वेदाचार्य एवं नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ। मिलिए रोजाना रोहतक में प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने, नजदीक दिल्ली बाईपास, रोहतक, हरियाणा। दिल्ली में रोजाना 1 बजे से 5 बजे तक, नांगलोई मेट्रो स्टेशन के साथ, मेट्रो पिलर नंबर 384 के सामने, मेट्रो बाजार में, नांगलोई, दिल्ली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 8595299299 7428299299। आप हमारे YouTube चैनल नाड़ी वैद्य कायाकल्प पर जाकर आयुर्वेद द्वारा अपने सभी रोगों का घरेलू उपचार जान सकते हैं। नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम सहोदर। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य कायाकल्प के अंदर। आज सुबह एक व्यक्ति बंगाल से आता है और वो कहता है, वैद्य जी मैंने आपका YouTube पर प्रोग्राम देखा और मुझे लगा कि आप जो बात कह रहे हैं वास्तव में वो सही बात है। मैं ना पूरे बंगाल में अपना इलाज कराया है, दिल्ली में गया और मैं थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ। आपके प्रोग्राम को सुनकर मुझे कुछ विश्वास हुआ तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं स्वयं जाकर के मिल लेता हूँ। इसलिए मैं आज सुबह आपके पास पहुँचा हूँ। रात्रि भर मैं होटल में रुका। मैंने कहा कहाँ रुके? उसने कहा कि मैं आपके पड़ोस के होटल में रुका हूँ। तो मैंने हंसकर पूछा, आप हमारे यहाँ क्यों नहीं रुके? हमें पता नहीं था कि आपके यहाँ रुकने की व्यवस्था है। मैंने कहा कि हमारे रोहतक में सभी रोगियों को रुकने की व्यवस्था है और मात्र 1 रात के हम 200 रुपये लेते हैं रुकने के लिए, तो आपको यहाँ रुकना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, वैद्य जी बड़ी गलती हो गई, मैंने तो 1000 रुपये 1 रात्रि का दिया है। खैर उस बात से हमें गुरेज नहीं है। अगर आप इतनी दूर से आए हैं, मैं आपकी नाड़ी देख लेता हूँ और उसके बाद आप बताना क्या कुछ हुआ, क्या रह गया, क्या नहीं रहा। तो मैंने उसकी नाड़ी देखी। जब मैंने उसकी नाड़ी देखी तो मैंने बताया कि आपकी आंतें जो हैं खुश्क हो चुकी हैं, गर्मी की अधिकता से आपकी नसें ब्लॉक होती जा रही हैं, खून गाढ़ा होता जा रहा है और इस गर्मी की अधिकता से आपको डिप्रेशन, सेक्सुअल कमजोरी और आपको शुगर बन गया है। बोले, वैद्य जी आप पहले मेरी सुन लीजिए। मैं बहुत परेशान व्यक्ति हूँ, बड़ा दुखी व्यक्ति हूँ और अब मेरी जीने की इच्छा नहीं रही, क्योंकि आपने कहा था, मैंने प्रोग्राम में आपका सुना था
कि मर जाने से पहले, चले जाने से पहले एक बार मुझे नाड़ी दिखा लीजिए, मैं तो ये सोचकर आपके पास आया। मैंने कहा ठीक है, मैंने तो अपना पेन रख दिया, आप बताइए क्या आपकी समस्या है। उसने कहा जी मैं शुरू से बात करता हूँ, पहले मेरे कब्ज रहती थी, कब्ज के बाद अचानक मेरे गाल ब्लैडर में दर्द हुआ, डॉक्टर ने कहा कि पथरी बन गई है और मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया। कुछ समय बाद फिर मेरे गुर्दे में दर्द हुआ, भयंकर पेन हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया, उसने मेरा एक गुर्दा निकाल दिया। वैद्य जी क्या बताऊं, 2 ऑपरेशन करवा करके मैं घबरा चुका था। डॉक्टर ने मेरा घी और दूध बंद कर दिया, मैंने घी दूध खाना बंद कर दिया। और फिर अचानक मेरे पेट में दर्द हुआ, उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स का दर्द है और अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन कर दिया। और पिछले 5 साल से मुझे शुगर भी हो गया और शुगर के साथ साथ अब मेरी पौरुष शक्ति खत्म हो चुकी है और मुझे निकलते हुए भय लगता है, काम नहीं होता। मेरा बिजनेस जो है सुबह से शुरू हो जाता है, मैं अच्छा व्यापारी हूँ लेकिन अब हिम्मत नहीं रही, डर लगता है। यानी मैं बड़ा परेशान हूँ, जीना मुश्किल हो गया है, मैं कैसे जीवन में जिंदा रह पाऊँगा। इसलिए एक विचार के साथ, एक सोच के साथ वैद्य जी आपका प्रोग्राम दिखा, मुझे कुछ आशा हुई, मैं आपके पास आ गया। तो मैंने कहा कि आपने अपने दुखों का वर्णन कर लिया, अब मेरी भी बात सुनिए। ये सभी हमारी उस चिकित्सा पद्धति की गलती है। पहले से आप कब्ज के रोगी थे, आज भी आप गैस के रोगी हैं। जब ये कब्ज और गैस बनती है तो शरीर में खून नहीं बनता, गर्मी बढ़ती है और ये गर्मी जहाँ रुकती है वहाँ ये कैंसर भी बना सकती है। आप भाग्यशाली थे कि आपकी पथरी बनी रह गई। वो पथरी पहले गाल ब्लैडर में बनी, उन्होंने ऑपरेशन कर दिया। फिर ये गर्मी आपके गुर्दे में रुकी तो किडनी का ऑपरेशन कर दिया। फिर ये गैस आपकी आंत में जाकर के रुक गई और रुकने के पश्चात उसको जहाँ जगह मिली वहाँ वो उसको बढ़ती चली गई, जिसको आपने हर्निया अपेंडिक्स कह दिया। उस अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी कर दिया। आपको गर्मी बढ़ी, निकाल दी, पथरी बनी, निकाल दी, हवा फूली, गैस बनी, निकाल दी। लेकिन आज तक ये नहीं किया गया कि गर्मी क्यों बढ़ रही है, गैस क्यों बन रही है, कब्ज क्यों बन रही है, क्यों मुझे नींद नहीं आ रही, क्यों आपकी पौरुष शक्ति खत्म होती जा रही है, क्यों आपको शुगर बन गया, क्यों आपका मांस सूख गया, क्यों आपकी नसें सिकुड़ती जा रही हैं। किसी ने आपकी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अगर आप एक वैद्य के पास जाते तो शायद वैद्य आपको नाड़ी देख करके आपको सही इलाज बताते। तो उसने तपाक से कहा, नहीं वैद्य जी, मैं दिल्ली में आया था एक वैद्य जी के पास, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन उन वैद्य जी ने भी मुझे बताया था कि आपकी आंतें कमज़ोर हैं, लीवर कमज़ोर है, मैदे में गर्मी हो गई और मुझे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। मैंने कहा आपको दवाइयाँ याद हैं? बोला हाँ जी, मैं तो इतना परेशान हूँ, मुझे उसकी हर दवाई याद है, वो हर अंग्रेजी टैबलेट मुझे याद है, जो मुझे दी गई हैं। मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा कि एक आध का नाम बताएंगे? तो उसने कहा हाँ, पुनर्नवारिष्ठ थी। मैंने कहा किसकी थी? उसने कहा कोई कंपनी थी जो जानी मानी प्रसिद्ध कंपनी है, जो नाम की आयुर्वेद कंपनियां चल रही। मैंने उससे पूछा क्या वैद्य की स्वयं बनाई हुई कोई औषधि थी? बोले नहीं जी, सभी कंपनी की बनी हुई थी, सील लगी हुई थी। मैंने कहा बस यही पूछना चाहता था कि एक वैद्य के पास आप जाकर कैसे असफल हो गए, क्योंकि वो औषधि वैद्य के द्वारा नहीं बनाई गई थी। वो औषधि एक कंपनी ने बनाई थी, जिस कंपनी में औषधि का भाव नहीं था। उस कंपनी में सिर्फ ये देखा गया था कि मुझे कैसे अपनी सेल को बढ़ाना है, कैसे मैंने अपनी दवा को बेचना है। वो कंपनी उन भावों को लेकर के
अपनी कंपनी का, अपनी औषधि का प्रचार करती है, वो क्वालिटी की बात नहीं करती। लेकिन मैं एक वैद्य हूँ, मैंने अपनी औषधि स्वयं बनाई है, मेरी प्रत्येक इस औषध पर मेरा फोटो है, मैंने सील बंद किया है, लेकिन प्रत्येक औषधि को भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके बनाई है। इसलिए मेरे वैद्य असफल हो गए, नहीं तो वैद्य कभी असफल नहीं होता। और रही बात अंग्रेजी डॉक्टर्स की बात, उन्होंने इलाज करना ही नहीं आया। पहले आपको कब्ज का रोग था तो उन्होंने कब्जी को तोड़ना चाहिए था, आपकी आंतों को मजबूत करना चाहिए था। भले ही इमरजेंसी पड़ी, हमारा एक ऑपरेशन हो जाता, लेकिन अगर वे उसी समय आपकी कब्ज को ठीक कर देते, गैस को दूर कर देते, तो दोबारा वो पथरी नहीं बनती जो गुर्दे में बनी, जिसका उसने ऑपरेशन किया। अगर वे आपकी कब्ज को ठीक कर देते, गैस नहीं बनने देते, तो आपके अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर वे लोग आपके शरीर की गर्मी को कम कर देते, तो ये गर्मी आज जो दिमाग में चढ़ करके डिप्रेशन का कारण बन चुकी है, ये डिप्रेशन आपको नहीं बनता। वही गर्मी बढ़ती चली आई जो पैनक्रियाज में चली गई, और पैनक्रियाज में जाकर के इसने गर्मी को बढ़ा करके जहाँ बीटा सेल्स के द्वारा इंसुलिन का बनना बंद कर दिया, जिसे आज आपको शुगर बन गया है। पहले आपको गोलियां काम करती थी, आज गोलियां काम नहीं कर रही हैं। आज उन्हीं डॉक्टर्स ने आपको कह दिया कि इंसुलिन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आपके रोग के कारण को दूर नहीं किया। जब जब आपने समस्या बताई, तब तब उन्होंने आपका तुरंत जो है समाधान कर दिया। आयुर्वेद ये नहीं कहता। आयुर्वेद कहता पथ्य सेविन है किम भेषजम, अपथ्य सेविन है किम भेषजम। अगर आप परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता नहीं है, अगर आप बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। तो आयुर्वेद कहता है सायव चिकित्सा सायव भेषजम, यह रोगान समेत न अन्य अन्य रोगमुदीरियेत। कि चिकित्सा किसको कहते हैं, भेषज किसको कहते हैं? भेषज या चिकित्सा उसको कहते हैं जो रोग का शमन तो कर दे, लेकिन किसी अन्य रोग को पैदा ना करे। आज हम गए थे डॉक्टर के पास कब्जी के लिए, हमें मिल गई पथरी। हम डॉक्टर के पास गए गैस के लिए, हमें मिल गया अपेंडिक्स का ऑपरेशन। हम डॉक्टर के लिए गए थे माइग्रेन के लिए, हमें हो गया है ब्रेन ट्यूमर। हम गए थे डॉक्टर के लिए शुगर के लिए, आज हम नपुंसक हो चुके हैं। मैं गया था बीपी के लिए, लेकिन हार्ट अटैक का रोगी बन गया। मैं गया था पेन किलर गठिया को दूर करने के लिए, वहाँ पेन किलर खा खा करके मैं रोगी बन गया किडनी का। क्यों? क्योंकि चिकित्सा सिद्धांत ठीक नहीं है। अगर यहाँ आपकी कब्ज को दूर कर दिया जाता, डाइजेशन को ठीक कर दिया जाता, तो खाए हुए भोजन का रसात रक्तम ततो मांसम, मांसान मेदस ततो अस्थि, अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम, शुक्रात गर्भम पर जायते। जो खाते हैं उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, अस्थि, मज्जा और जो शुक्र धातु का निर्माण होता है। अगर मैं उस सही तरीके से आपका इलाज करता तो शायद आज आप नपुंसकता की शिकायत नहीं करते। आपकी जो पौरुष शक्ति की कमी आ गई है वो इसी कारण से आ गई कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कब्ज को ठीक कर दीजिए, ये रोग दूर हो जाएंगे। नपुंसकता का जो कारण बना वो कारण यही रहा कि आपको कब्ज थी, कब्ज से रस से रक्त नहीं बना, रक्त से मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य का निर्माण न होने से आप नपुंसक बन गए। आपकी नसें सिकुड़ती चली गई। गैस का प्रभाव जब अपेंडिक्स पर आया, उन्होंने अपेंडिक्स को काट दिया, लेकिन गैस तो आज भी बन रही है। जो आंतों में घूम रही थी वो गैस आज आपके हार्ट पर आ चुकी, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि आप हृदय रोगी बन गए। हृदय रोगी आप बना दिए। अगर उस गैस का इलाज हो जाता, वो गैस से न अपेंडिक्स से ऑपरेशन की जरूरत पड़ती, न आज आप हृदय रोगी बनते। आपकी पल्पेशन बढ़ रही है क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, घबराहट बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि यही गर्मी अब आपके दिमाग की तरफ जा रही है, नर्व सिस्टम को कमज़ोर कर रही है। आपने घी और दूध जब से बंद किया, याद कीजिए, जब से आपने घी और दूध को बंद किया आप कितने कमज़ोर हो गए हैं। बोले वैद्य जी आप ठीक कहते हैं, मैं ऑपरेशन के समय इतना कमज़ोर नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने घी और दूध को बंद कर दिया मेरा शरीर कमज़ोर होता जा रहा है। शरीर नहीं, तेरे शरीर का प्रत्येक अंग कमज़ोर होता जा रहा है। तेरी आंखें कमज़ोर हो चुकी हैं, तेरे घुटने कमज़ोर हो चुके हैं, तेरे को काम करने की इच्छा नहीं रही, चलने की इच्छा नहीं है।
तो और क्या चाहते हैं आप? जिस घी दूध को बंद कराया गया, क्या उस घी दूध के बंद करने से आपकी बीमारी नहीं बढ़ी? आज आप भी बीपी के रोगी हैं, बीपी के साथ हृदय रोगी बन गए। घी और दूध को बंद कर दिया, बीमारी बढ़ रही है, क्योंकि ये बीमारी का कारण नहीं था। इन अंग्रेजी डॉक्टर्स को ये समझना चाहिए, ये जानना चाहिए कि शरीर में जब तक ताकत है, आपका शरीर जितना बलिष्ठ है, तो शरीर के अंदर रोग से लड़ने की ताकत उतनी ही ज़्यादा रहेगी, यानी आपका इम्यून सिस्टम इतना ही मजबूत रहेगा। लेकिन शरीर के अंदर अगर ताकत नहीं है, रोगों से लड़ने की पावर नहीं है, तो आपको औषधि काम नहीं करेगी। यही कारण है कि उन्होंने घी और दूध बंद कर दिया। आपके शरीर का मांस कम होता चला गया, आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत खत्म होती चली गई। आज उन दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया जिससे आपका शुगर कंट्रोल रहता था। आज आपका शुगर 400-500 चला गया। वही डॉक्टर जो आपका इलाज कर रहा था आज कह रहा है कि आप इंसुलिन लगवा लीजिए, क्योंकि उन्होंने घी और दूध को बंद करके आपके रोग से लड़ने की ताकत को, इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर दिया कि दवाइयां आप पर प्रभाव नहीं डाल रही। लेकिन शास्त्र कहते हैं सनेन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होता है, मीठा होता है, उसमें अमृत कहा गया है। और घी और मीठा न खा करके, इसको बंद करके आपने अपने शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को खत्म कर दिया। इसलिए आपकी नसें आज काम नहीं कर रही, आपकी आंतें काम नहीं कर रही। बार बार हमें कब्ज तोड़ने के लिए लैक्सेटिव लेना पड़ रहा है, और बार बार गैस को दूर करने के लिए खाए गए पाचक पेय, जिसको कई बार गोलियों के रूप में लेते हैं, कई बार सिरप के रूप में लेते हैं, उनका प्रयोग करने से ये ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और इस बीपी के बढ़ने से आपको हृदय रोगी हो गए। और कुछ समय और चले जाइए, ये कहेंगे कि आपकी बीपी के कारण आपकी किडनी डैमेज हो गई है। तो कहता है वैद्य जी, मैं तो बताने ही वाला था कि डॉक्टर ने कहा है कि आपका क्रेटिनाइन, यूरिक एसिड और यूरिया भी बढ़ चुका है, आपकी किडनी भी खराब हो चुकी है। मैंने कहा अब आप मेरे पास आए हैं, अब न आपकी किडनी खराब होगी, न आपको हार्ट अटैक होगा, न आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, न आपको बीपी बढ़ेगा, न शुगर के लिए आपको इंसुलिन लगवाना पड़ेगा, न कब्ज के लिए आपको बार बार दवाई खानी पड़ेगी, न एसिडिटी के लिए आपको कैप्सूल लेना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको घी खिलाऊंगा, मैं आपको दूध पिलाऊंगा, घी खिलाऊंगा, भरपेट खिलाऊंगा, मैं आपको मीठा खिलाऊंगा। 15 दिन आप मेरे अनुसार चलिए। 15 दिन में अगर आपको लगता है कि आपका शुगर ठीक होता जा रहा है, आपका बीपी नहीं बढ़ रहा है, शरीर के अंदर एनर्जी आ रही है, नींद अच्छी आ रही है, आपका डिप्रेशन ठीक हो रहा है, आपके पैरों में जलन और पिंडलियों में दर्द खत्म हो चुका है, तो आप मेरी बात को मान लेना। नहीं तो 15 दिन आप मेरे अनुसार चलिए, और 15 दिन में अगर आपको नहीं आराम मिले, 90% सुधार नहीं मिले, तो उन डॉक्टर्स की बात को मान लेना। लेकिन 15 दिन मुझे दीजिए, 15 दिन में मैं जो कहता हूं आप कीजिए। तो उन्होंने कहा वैद्य जी आप अपना परहेज बताइए, मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लेना है, और भोजन के बीच में घूंट घूंट करके पानी पीना है। और जो आटा आपका है, उस आटे को 5 किलो गेहूं में 2 किलो चना और जो मिलाकर मोटे आटे की रोटी खा लीजिए, अच्छा घी लगा करके खाइए। वो कहता वैद्य जी मुझे तो बीपी है। मैंने कहा घी बंद करने से क्या बीपी की गोलियां बंद हो गई? बोला नहीं जी, एक दिन भी आप बीपी की गोली बंद कर दीजिए, आपका बीपी बढ़ जाता है। तो फिर नजर नीची करके कहता है वैद्य जी आप कहते हैं तो मैं घी खा लेता हूं, घी खा लूंगा। मैं आप घी खा लेंगे तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि घी के खाने से शरीर के अंदर जो पावर आएगी, आपकी आंतों में जो पावर आएगी, जो आंतें आज कमज़ोर हो चुकी हैं, जो भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर रही हैं, जो आंत आज गैस बना रही है, वो आंत जो है कब्ज नहीं बनने देगी, अपने आप मल को बाहर निकाल देगी, गैस नहीं बनेगा। और जब गैस नहीं बनेगा, मल नहीं होगा, तो आपको कब्ज कहाँ से रह जाएगी, आपको बीपी कहाँ से रह जाएगा। लेकिन शास्त्र कहते हैं मलिनी करोति धातु नीति ही मलह तत प्रकोपस्य हेतु प्रोक्तम विविध अहित सेवनम। शरीर में सभी रोगों का कारण मल है, और मलों को प्रकोपित करता है अहितकारी भोजन। और ये मल
जब आपकी आंत की ताकत आने के पश्चात बाहर निकाल दिया जाएगा तो यानी शरीर के सभी रोग अपने आप दूर हो जाएंगे। कैसे? जब आपकी आंतों में ताकत आ जाएगी, ये अपने आप डाइजेशन करने लग जाएगा और मल को मल द्वार के द्वारा बाहर निकाल देगा। तो समझो मलिनी करोति धातुन इति ही मल है, जो शरीर की धातुओं को मलिन कर देता है उसको मल कहते हैं। और धातुएं मलिन होने से कौन से रोग बनते हैं? जब रस धातु मलिन हो जाती है तो गला सूखने लग जाता है, आंखों में एलर्जी बन जाती है, त्वचा खुश्क हो जाती है, सोराइसिस हो जाता है, स्वित्र कुष्ठ हो जाता है, त्वचा फटने लग जाती है, सूखा एक्जिमा हो जाता है, गीला एक्जिमा बन जाता है जब आपकी रस धातु मलिन हो जाती है। और जब आपकी रक्त धातु मलिन हो जाती है तो थैलीसीमिया बन जाता है, प्लास्टिक एनीमिया बन जाता है, ब्लड कैंसर बन जाता है, त्वचा काली पड़ जाती है और शरीर में गांठें पड़ जाती हैं। ये जब आपकी रक्त धातु जो है वो मलिन होती है। और जब आपकी मांस धातु मलिन होती है तो मोटे होते चले जाते हैं, चर्म रोग पैदा हो जाते हैं, गैंडे जैसी खाल हो जाती है और जिसको हाथी पांव, पील पांव, फाइलेरिया कहते हैं, ये रोग बन जाता है। और जब वसा और मज्जा विकृत हो जाती है तो मोटी मोटी फुंसियाँ निकल जाती हैं, नसें हमारी सिकुड़ने लग जाती हैं, पूरी नसों में दर्द होने लग जाता है, हड्डियाँ चढ़ाहट करने लग जाती हैं, पूरे जोड़ों में दर्द बन जाता है। और जब अगर आपकी अस्थि यानी हड्डी मलिन होती है तो हाइट नहीं बढ़ती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, गांठें हड्डियाँ मोटी हो जाती हैं, कई बार अलग अलग गांठें हड्डियों में दिखाई देने लग जाती हैं या बोन का कैंसर बन जाता है। और जब शुक्र धातु मलिन होती है या तो शुक्राणु नहीं बनते या अंडा नहीं बनता है, बनते हैं तो कीटाणु नहीं बनते हैं, वीर्य नष्ट हो जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है, चश्मे चढ़ जाते हैं। यानी ये सब धातुओं के मलिन से होता है। और धातुएं मलिन होती है मल से, और मल को अगर ये आंत बाहर निकाल देती है तो आपको कोई भी रोग नहीं रहेगा। यही कारण है कि मैं जब शुगर का इलाज करता हूं तो मीठा खिलाता हूं। आप शुगर के रोगी हैं, मैं आपको कहता हूं कि दिन भर आपको रोटी नहीं खानी, मीठे फलों का प्रयोग कर लीजिए। तो तपाक से कहता है, वैद्य जी मैंने तो प्रोग्राम सुना था, आपने कहा था कि मैं मीठा खिला करके ठीक करता हूं। तो मैंने कहा मैं अब भी कह रहा हूं मीठा खा लीजिए, लेकिन कौन सा मीठा? चीनी का नहीं, आप खांड खा सकते हैं, शक्कर ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको सूखा लेंगे तो ये गर्म करेगा, गर्मी से शुगर बनता है। आप इसको पानी में घोल करके ले लीजिए, मीठे पानी की लस्सी पीजिए, आपका शुगर दूर हो जाएगा। हमारे यहाँ दूध की लस्सी पिलाते थे, खांड मिला करके, शरीर ठंडा हो जाता था, गर्मी नहीं होती थी। लेकिन जब से अंग्रेज आए, इन अंग्रेजों ने कॉफ़ी पिलाई, चाय पिलाया और प्रचार किया कि गर्म पानी पिया करो। आज इस गर्म पानी के पीने से हड्डियां कमज़ोर हो गई, इस सुबह सुबह चाय कॉफ़ी के पीने से सबको डिप्रेशन हो गया, इस चाय कॉफ़ी के पीने से सबको शुगर बन गया, इस चाय और कॉफ़ी के पीने से महिलाओं को ब्रेन ट्यूमर हो गया, महिलाओं को स्तन का कैंसर हो गया। पहले क्यों नहीं होता था ये? क्यों नहीं ब्रेन ट्यूमर बना? क्यों नहीं आपके स्तन का ट्यूमर बना? क्यों नहीं आपके गर्भाशय का ट्यूमर बना? आज क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि आज आपने घी और दूध को बंद कर दिया। आज आपने सुबह सुबह दही का प्रयोग बंद कर दिया। आप दही का प्रयोग करते हैं दोपहर में, दही का प्रयोग करते हैं रात में, जो कि निषेध है, नहीं लेना चाहिए। प्रकृति के अनुसार दही हमें सुबह सुबह लेना चाहिए। सुबह सुबह 9 बजे से पहले हमें भरपूर भोजन कर लेना चाहिए और उसमें दही का प्रयोग करना चाहिए। दिन भर आप दूध का प्रयोग कीजिए या रात को दूध का प्रयोग कीजिए। लेकिन अंग्रेजों ने ब्रेकफास्ट के नाम से कई बार हमें दूध और फलों की संज्ञाएं बताई कि सुबह सुबह दूध और फल खा लीजिए। कहा कि सुबह सुबह दूध पीकर चले जाइए, कहा सुबह सुबह ब्लैक टी पी करके चले जाइए, कहा सुबह सुबह टी का प्रयोग कर लीजिए। ब्रेकफास्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आयुर्वेद कहता है, मेरा भारत कहता है, मेरा आर्य राष्ट्र कहता है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। मेरा 35 वर्ष का अनुभव कहता है। आयुर्वेद ये ज्ञान देता है कि आपके शरीर के लिए या आपको स्वस्थ रखने के लिए
क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुखकर है, क्या दुखकर है, उस सभी बातों का वर्णन आपके अपने इस चैनल पर अवश्य मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप अपने इस चैनल को YouTube पर देख सकते हैं या फिर नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं ना, किसी भी नंबर पर अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं आपसे स्वयं बात करके आपके रोग के बारे में जानकारी ले करके आपके घर औषधि पहुंचा सकते हैं। नहीं तो मुझे आकर के स्वयं नाड़ी दिखाइए, मैं बताऊं आपके रोग का कारण क्या है, चाहे बीमारी कोई भी क्यों ना हो। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूं दोबारा मिलने के लिए। इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत। आयुर्वेदिक चिकित्सा के क्षेत्र में जाना माना नाम है नाड़ी वैद्य कायाकल्प के प्रमुख वैद्य सत्य प्रकाश आर्य का। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल, और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म। आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए PolicyBazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस, सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। ये अंधेरा बेशक एक हकीकत है, पर देश है भरोसेमंद हाथों में। विश्वास रखिए, हम जल्द उभरेंगे मजबूती के साथ। बस संभाल लीजिए खुद को, परिवार को, रोजगार को, कारोबार को। नए स्किल सीखिए, इस चुनौती को चैलेंज कीजिए। लॉग ऑन कीजिए digividyapith.com पर। डिजी विद्यापीठ, स्किल्स नए जमाने के। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा और बिल्डिंग। वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग